नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक वीडियो लेकर के आया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ऊपर। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो लिया था वो एनीमिया के क्लासिफिकेशन को लेकर के था कि एनीमिया का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि एनीमिया कैसे होता है, उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या उसका डायग्नोसिस करना है और क्या उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो मेरा आपके देख रहे हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ऊपर अपने को आज जो है पढ़ना है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। देखिए, जनरल एनीमिया के फीचर्स देख करके कोई भी डॉक्टर ये बता सकता है कि इस पर्सन के एनीमिया है, बट हमारे को जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं करेंगे, जब तक उसका जो है पर्टिकुलर जो है ब्लड के टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें नहीं पता लगेगा कि किस प्रकार का एनीमिया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा कि जो साइन सिम्टम्स है पेशेंट के, उसके हिसाब से पेशेंट का जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ेंगे। और एज अ लेबोरेटरी फील्ड से बिलोंग करने वाले पर्सन होने की वजह से, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने की वजह से हमारे को क्या करना है, उसका डायग्नोसिस करना है। और डायग्नोसिस के लिए क्या है, हमारे को ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है, एनीमिया के जनरल फीचर्स तो हमारे को सभी एनीमिया में एक जैसे मिलते हैं, बट कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको अलग अलग एनीमिया में अलग अलग देखने को मिले। ठीक है, अब ये देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, एक टाइप का मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था एनीमिया के क्लासिफिकेशन में कि हमारे एनीमिया को आरबीसी का जो काउंट है वो कम होने की वजह से, या फिर आपके जो है बेसिकली बोला जाए तो अपना जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो अगर कम हो रहा है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अब हमारे को यहाँ पर ये मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक इंडिकेट कर रहा है। मैक्रोसाइटिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, आरबीसी का साइज क्या है, बढ़ा हुआ है। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि आपका जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या है, आपके जो है नॉर्मल है। ठीक है, या तो नॉर्मल है या फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये जो है हाइपोक्रोमिक टाइप का भी हो सकता है। यानी कि आपका आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, या तो कम हो गया है या फिर क्या है, नॉर्मल है। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है। और अगर कम हो रहा है तो अपन ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक कहेंगे। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ काइंड ऑफ एनीमिया विच इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप, यानी कि इसमें आरबीसी का साइज बड़ा होगा। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन या तो नॉर्मल रहेगा या फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा। अब अपन देखें जनरली तो आपकी आरबीसी जो है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी होती है। अब जनरल क्या होता है कि आरबीसी का साइज जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, इरिथ्रोपोइसिस हो रहा होता है, तो आरबीसी का साइज अप्रॉक्सीमेटली 14 से लेकर के और 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के जरिए ही कई सारे स्टेप्स के जरिए फाइनल में इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और ये साइज जो है घट करके आप देखोगे कि जब आरबीसी का कंप्लीट कंपोजिशन हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट पूरा बन जाएगा, तो इसका साइज जो है 7.2 से लेकर के और 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपके दो तरीके की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर आपकी डेफिशिएंसी हो फॉलिक एसिड की। इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए कि विटामिन B12 या फिर फॉलेट और फॉलिक एसिड, फॉलेट और फॉलिक एसिड, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो जो एनीमिया होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि विटामिन B12 जो होता है वो इरिथ्रोपोइसिस के दौरान क्या होता है कि इरिथ्रोपोइसिस में विटामिन B12 जो है हमारे डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी डीएनए को बनाता है। ठीक है, अब इनमें बेसिकली अगर हम कहें कि किस वजह से ये एनीमिया हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डीएनए का सिंथेसिस में डिफेक्ट हो गया, डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा। डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि सेल जो है वो ग्रोथ तो करेगी, बट उसके अंदर सेल के ग्रोथ के साथ उसका डिवीजन नहीं हो पाएगा। जब सेल ग्रोथ करेगी बट डिवीजन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सेल का साइज क्या रह जाएगा, बड़ा रह जाएगा। मतलब आरबीसी जो है साइज नॉर्मल से क्या रहेगा, साइज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आपकी जो है क्या दिखाएगी
कि मैक्रोसिटिक एनीमिया को दिखाएगी, ठीक है। यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो आपका नॉर्मल से क्या हो गया है, बड़ा है। आपके जो साइज है जो आपके 7.2 से 7.5 माइक्रोमीटर होना चाहिए था, वो साइज जो है हमारे को आरबीसी का बड़ा हुआ दिखाई देगा। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो आपके पीवीएफ बनाते हैं तो उसके अंदर आपको मैक्रोसिटिक सेल्स आपको देखने को मिलती है, यानी बड़ी हुई आरबीसी के साइज आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल आरबीसी के साइज तो मिलेगा ही, नॉर्मल आरबीसी मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ एक मैक्रोसिटिक सेल्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर कि इनके कॉजेज और इटियोलॉजी क्या हो सकती है, यानी कि किन कारणों की वजह से आपका जो है एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि डाइटरी इंटेक की वजह से हो सकता है, आपने डाइटरी इंटेक में डाइट में प्रॉपर नहीं लिया है, या फिर आपका जो है नीड बढ़ गई है, ठीक है। या फिर हमारे एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से भी आपका एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज पढ़ेंगे अपन इसके सोर्सेज, चौथा पढ़ेंगे उसके क्या क्या सिम्टम्स है जिनके बेसिस पे आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर अपन इसके पढ़ेंगे डायग्नोसिस, यानी कि कौन सा डायग्नोसिस हम कराएं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपको क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। और लास्ट में अपन उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉजेज को लेकर के, ठीक है। ये वाला आप देख लीजिए, इसमें ये सारी चीजें बता दी। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है कॉजेज के द्वारा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले अपना क्या करना है, अपने को दूसरा पॉइंट क्या लेना है, कॉज। और कॉजेज को आप क्या कहते हो, इटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कॉजेज को अपन क्या कहेंगे, इटियोलॉजी। तो अपन ये कह सकते हैं कि कॉज क्या हो सकता है, पहला तो ये है कि आपका जो है डाइटरी इंटेक वो है वो कम क्या हो गया है, डाइटरी इंटेक जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया, यानी कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो हमारे कंटेंट क्या लिया, हमने डाइट में कम लिया है, ठीक है। विटामिन B12 और जो फॉलिक एसिड है वो आप प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि नीड हमारी जो है वो बढ़ चुकी है, हमारे को आवश्यकता जरूरत ज़्यादा है। जैसे अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के केसेस में और अदर जो है लैक्टेशन कराने वाली फीमेल्स है उनके अंदर हमारे को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। या फिर आपका कारण तीसरा हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो जाए, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, इसको आप क्या बोल सकते हो, माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट या माल एब्जॉर्प्शन भी इसको कह सकते हो, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी आपका जो है ये एनीमिया हो सकता है, ठीक है। या फिर अपन कहें कि इसके अंदर ये जो है माल एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है आपका एनीमिया हो सकता है। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से भी ये एनीमिया हो सकता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से अगर जो एनीमिया हो रहा है उसको अपन एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। क्योंकि ये जो है किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, इसीलिए आप इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि परनीसियस एनीमिया। और ये हमारे क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली क्या होता है, आपके ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं स्टोमक के अंदर पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक सेल जो है वो बेसिक क्या करती है, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाती है, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। तो ये चार कारण हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। पहला कारण डाइटरी इंटेक, यानी कि विटामिन B12 या फॉलिक एसिड जो है वो आपने डाइट में कम लिया है। दूसरा नीड आपकी बढ़ गई है, जैसे आपने कंडीशन कौन कौन सी बता दी, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ठीक है, या फिर लैक्टेशन वाली कंडीशन, इनके अंदर क्या है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है कि जो है मदर को विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली क्या कर रही है, आरबीसी के फॉर्मेशन में, और ब्लड का रिक्वायरमेंट हमारे प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होती है, इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। या फिर एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट, यानी कि माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि इंटेस्टाइन के लेवल पर जो है आपका एब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा है तो इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और चौथा कारण है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपका है वो अगर क्या है प्रॉपरली नहीं बन पा रहा, उस इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, और उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है।
तो ये जो है आपके 4 कारण हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। इसके बाद अपन बात करें अगली चीज, अगला क्या है आपका, जैसे अपन ने देखी इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखा था कि कॉजेज के बाद अपने को सोर्सेज की बात करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करें उनके सोर्सेज को लेकर के, ठीक है। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों के अलग अलग सोर्सेज हैं। विटामिन B12 किससे मिलता है, फॉलिक एसिड किससे मिलता है, तो हम कहेंगे, देखिए इसमें एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं कि ये तो है विटामिन B12 और ये क्या है आपका फॉलेट, फॉलेट, ठीक है, फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलेट या फॉलिक एसिड। अब हम बोले विटामिन B12 जो है उसका जो इनटेक है वो किसकी वजह से, एनिमल ऑरिजिन के फूड जो हैं उनकी वजह से हमारे को क्या मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल ऑरिजिन वाले फूड लाइक अपन बोले तो मिल्क है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि क्या, एग हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा मीट हो सकता है, फिश हो सकती है, ये सारे क्या है आपके एनिमल ऑरिजिन वाले फूड है। जबकि विटामिन B12 जो होता है ये आपका फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड आपको प्लांट ऑरिजिन वाले फूड से मिलता है। किससे मिलता है, प्लांट ऑरिजिन वाले फूड से मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट ऑरिजिन वाले फूड लाइक अपन बोल सकते हैं कि पालक के अंदर स्पिनिच, ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ठीक है, या फिर आपके जो नट्स हैं उनके द्वारा भी आपको क्या मिल सकता है, फॉलिक एसिड मिल सकता है, ठीक है, लाइक एलमंड बोल सकते हैं, ठीक है, एलमंड की वजह से भी आपको क्या है, इससे भी आपको फॉलिक एसिड या फॉलेट मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके डाइटरी सोर्सेज। अब अपन बात करें कि अगर इसकी अपन कुकिंग करें, ठीक है, ये जो फूड्स हैं उनको आप क्या करते हो, कुक करके खाते हो, पका करके खाते हो, तो कुकिंग के दौरान विटामिन B12 जो है अगर आप ओवर कुक करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, 10 से लेकर के 30% के आसपास हमारा विटामिन B12 जो है फूड से क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। वहीं फॉलिक एसिड की बात करें तो अपन 60 to 90% के अराउंड जो है क्या होगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारे को इनटेक में, यानी कि रिकमेंडेड डेली इनटेक में हमारे को इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसमें रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है 60 to 90% तो ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको डाइट के अंदर ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अपन बोले कि इसका रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना है या रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, तो हम कहेंगे कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है इसके लिए होता है कितना, 2 से लेकर के और 4 माइक्रोग्राम, ठीक है, 2 से लेकर के 4 माइक्रोग्राम जो है वो आपका क्या है, विटामिन B12 का इनटेक है। वहीं फॉलिक एसिड का जो इनटेक है वो आपका कितना होता है, अराउंड 200 माइक्रोग्राम के आसपास इसको रिक्वायरमेंट है। अगर इतना लेंगे तब हमारे को कुछ बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना तो हमारा जो है इसके अंदर कुकिंग के दौरान रिड्यूस हो चुका है, तो इसीलिए हमारे को इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ये आपके इनके डाइटरी सोर्सेज हो गए। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर हम क्या करें, डाइट में इनको लेना बंद कर दें, ठीक है, डाइट में अगर हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को नहीं लें तो हमारे को कितने टाइम तक हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, तो हम ये कहें कि हमने क्या कर दिया, इनटेक को बंद कर दिया है, ठीक है, इनटेक को क्या कर दिया है, हमने स्टॉप कर दिया है। तो इस दौरान हम कहेंगे कि इनटेक स्टॉप करने के बाद आपको कितने टाइम तक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि 2 साल तक अगर विटामिन B12 नहीं लेते हैं तो हमारे को जो है डेफिशिएंसी नहीं होगी। वहीं फॉलेट की डेफिशिएंसी जल्दी होती है, ठीक है, फॉलेट की डेफिशिएंसी क्या होती है, जल्दी होती है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि अगर 4 महीने तक अगर हम जो है फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो चल जाएगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी में डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो आपके लेट होती है, जबकि फॉलेट की डेफिशिएंसी जल्दी होने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अपने को ध्यान रखनी है। सोर्स में क्या क्या, एनिमल ऑरिजिन का फूड लेना है विटामिन B12 के लिए, और फॉलिक एसिड के लिए क्या करना है, प्लांट ऑरिजिन वाला फूड लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन ने कुकिंग देखा, कुकिंग कितना 10 से 30% रिड्यूस हो जाएगा अगर अपन इसको ओवर कुक करेंगे, जबकि वहां पर कितना 60 to 90% के अराउंड जो है ओवर कुक करने पर रिड्यूस हो जाएगा। RDA या रिकमेंडेड डेली अलाउंस हमारे को कितना चाहिए, तो हम कहेंगे रिकमेंडेड डेली अलाउंस 2 से 4 माइक्रोग्राम आपको चाहिए, किसके लिए, विटामिन B12 के लिए। फॉलेट के लिए हमारे को 200 माइक्रोग्राम के आसपास आपको लेना होगा, ठीक है। और हमने कहा कि अगर हमने इनटेक स्टॉप कर दिया है, हमने डाइट में लेना बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है,
2 साल तक अगर हम विटामिन B12 नहीं लेते तो हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होती, उसके बाद अगर हमारे देखेंगे तो डेफिशिएंसी होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद आपका फॉलेट है। फॉलेट आपको 4 महीने तक अगर आप डाइट में नहीं लोगे तो चलेगा, बट 4 महीने के बाद आपके डेफिशिएंसी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका बेसिक सोर्सेज के बारे में। अब हमारे को अगला पढ़ना है क्या कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो उनके अंदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट अपने को स्लाइड में दिखाता हूं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे को क्या देखने हैं, सिम्टम्स देखने हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फॉलेट या फॉलिक एसिड। ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में एक सिम्टम होता है जो आपके जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में तो मिलता है बट यहाँ नहीं मिलता। ठीक है, न्यूरोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी जो है वो यहाँ पर आपको इसमें तो प्रेजेंट मिलती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर न्यूरोपैथी क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ न्यूरोपैथी नहीं पाई जाएगी। न्यूरोपैथी का मतलब क्या है कि आपके स्पाइनल कोड के अंदर पाई जाने वाली जो माइलिन की सीथ है उसका क्या हो जाएगा, डीमाइलिनेशन हो जाएगा। यानी कि डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन सीथ, डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन सीथ इन द स्पाइनल कोड। ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन सीथ इन द स्पाइनल कोड। ठीक है, तो माइलिन सीथ जो आपके स्पाइनल कोड के डॉर्सल रूट कॉलम में पाई जाती है वो क्या हो जाती है, उसका डीमाइलिनेशन होने लगता है। मतलब ये क्या होगी, माइलिन सीथ जो है वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट होने लगेगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है, न्यूरोपैथी कहलाती है। और ये न्यूरोपैथी आपको विटामिन B12 में तो मिलती है बट फॉलिक एसिड के अंदर डेफिशिएंसी, मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में न्यूरोपैथी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला सिम्टम तो ये हो गया। अब बाकी के सिम्टम्स की बात करें कि बाकी के सिम्टम क्या है। ठीक है, देखिए न्यूरोपैथी के अलावा बाकी सारे सिम्टम्स हैं वो आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी। जॉइंट मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, जॉइंट की मूवमेंट जो है इसमें अफेक्ट हो सकती है। यही सारे सिम्टम्स आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जनरल आपके सिम्टम्स है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कई तरीके के डिसऑर्डर है वो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये आपके जनरल चीज़ें हैं। आपके जॉइंट एबनॉर्मलिटी के अंदर हम बोल सकते हैं कि जैसे आपके ये जो हैंड का मूवमेंट है, आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, या फिर आपके एल्बो जॉइंट की ये जो मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये क्या है, प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। और व्यक्ति जो उसकी मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी, वो एक सीधी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे आपके अल्कोहलिक पर्सन के अंदर देखते हैं, एल्कोहलिक पर्सन के अंदर क्या होता है कि वो जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक है, तो जैसे अपन कहें कि उसके अंदर एक टेस्ट करवा के देखते हैं, उसके अंदर हम उसको कहेंगे कि ये उंगली है, इसको नाक पर आप लगा करके देखो इस तरीके से, तो वो जो है इसके एसोसिएशन ब्रेन से काफ़ी बहुत सारे एसोसिएशन के द्वारा जो है ये क्या नाम से मूवमेंट हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि ऐसे पर्सनस के अंदर इनमें जो है ये मूवमेंट क्या होगी, अफेक्टेड होगी। ठीक है, यही सारे सिम्टम्स आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, सेम एज विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम, सेम एज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखा होगा अगर किसी पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन के अंदर क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। अब हमारे को ये जो सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे क्या कराना है, हमारे को उसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम पता करेंगे कि कैसा जो है आपको डायग्नोस्टिक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर देखते हैं।
देखिए डायग्नोसिस इसके क्या क्या है, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर बात करें तो जनरल सभी के अंदर इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी जरूर आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी एनीमिया का डायग्नोस कराना है तो स्टार्टिंग में पहले अपन क्या करते हैं, सीबीसी करते हैं, और इसके अलावा इसका क्या करेंगे, पीवीएफ करवा के दे सकते हो, ठीक है। पीवीएफ के अंदर आपको क्या मिलेगी, मैक्रोसाइट मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, मैक्रोसाइट मिलेगी। देखिए मैक्रोसिटिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि बढ़ी हुई आरबीसी के साइज वाली सेल्स आपको पीवीएफ के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं एक आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कि मेगैलोब्लास्टिक सेल्स आपको कैसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो सीबीसी कराओगे, सीबीसी के अंदर क्या करोगे, आपको हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देखोगे तो या तो लो होगा या फिर आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कहोगे कि एमसीवी और एमसीएच, एमसीवी और एमसीएच क्या हो जाता है आपका, एमसीवी और एमसीएच जो है वो भी अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एमसीवी और एमसीएच क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। एमसीएच भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा या फिर नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। एमसीवी और एमसीएच का ये इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा पीवीएफ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन B12 का टेस्ट भी करवा के देख सकते हैं, ठीक है। सीरम विटामिन B12 या फिर आप सीरम फॉलेट भी करवा करके देख सकते हैं, इसके द्वारा भी आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा और सिम्टम क्या है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये भी क्या है, इसी का एक सिम्टम है, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। और इसके अलावा अपन देखेंगे कि पीवीएफ के अंदर आपको जो है आरबीसी जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि आरबीसी के अंदर नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बट यहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी जो है जो डायग्नोसिस वाला बात करती, तो डायग्नोसिस के अंदर हमारे को बेसिकली क्या है कि पीवीएफ की स्मीयर बना करके देखनी होती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो पीवीएफ की स्मीयर अब जब बना के देखोगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे आपको पीवीएफ में इमेज, माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है वो इस तरीके की दिखेगी। अब इसमें क्या दे रखा है, डिलेड मैचुरेशन ऑफ द इरिथ्रोब्लास्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका इरिथ्रोब्लास्ट जो आपके फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिलेड हो रहा है। विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, इसलिए डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, और डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको एनआरबीसीज मिलेंगी। एनआरबीसीज मतलब न्यूक्लिएटेड आरबीसीज देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल भी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आपको देखने को मिलती है। जैसे कि नेक्स्ट इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कैसी दिखेगी, ये देखिए इसके अंदर ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, इसके अंदर ये देखो कि ये जो है न्यूट्रोफिल ये कैसी है, मल्टी लोब्ड है, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल लोब पाए जाते हैं उतने से ज़्यादा लोब आपको मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल से लोब्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। नॉर्मल आपको कितने मिलते हैं, 2 से लेकर के 3 लोब या 4 लोब, बट यहाँ पर आपको 6 से लेकर के 8 लोब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज के अंदर पीवीएफ के अंदर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इससे आप पता लगा लोगे कि पर्सन के अंदर क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब अपन ने डायग्नोसिस तो कर लिया, अब उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर को दिखाते तो ट्रीटमेंट हमारे को क्या है, इसमें जो ट्रीटमेंट हमारे को करना होता है वो बेसिकली क्या है कि ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में कहोगे क्या कि आपका जो ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में क्या करना है, हमारे को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का जो है सप्लीमेंटेशन पेशेंट को देना होता है। विटामिन B12 की टैबलेट और फॉलिक एसिड की टैबलेट आप देंगे। साथ ही साथ पेशेंट को क्या कहेंगे, डाइटरी इंटेक में विटामिन B12 का जो आपका इंटेक है वो बढ़ा दें। अगर विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में लेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनिच है, कैबेज है जो मैंने बताए थे, इसके अलावा आपके जो एनिमल ऑरिजिन के फूड है, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो वो जो है मीट का इंटेक भी कर सकता है, एग का इंटेक कर सकता है। और जो वेजिटेरियन है तो वो डाइट में अगर मिल्क लेता है, चीज़ है, बटर है, ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो ये था अपना पूरा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का एक पूरा क्लास, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया
का आपको जो DMLT के एग्जाम्स लगते हैं तो उनके अंदर एनीमिया के क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर एनीमिया को जरूर पूछता है, ठीक है। तो अगर आपको एनीमिया का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को पहले आप देख लें, उससे आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला एनीमिया का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखने के बाद फिर आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के वीडियो को देखें, और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।